पर इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी और पश्चिम बंगाल में किसकी बनेगी सरकार, इसी को लेकर तमाम एग्जिट पोल दावे कर रहे हैं। फिर एग्जिट पोल फर्दर एनालिसिस करके एक सीट का हिसाब किताब लेकर आ रहे हैं। कुछ अपने डेटा रिलीज कर रहे हैं तो कुछ डेटा ही नहीं रिलीज कर रहे हैं, ऐसे भी हैं। बस अब अगर एक्चुअल फिगर्स की बात करें तो उसके लिए 39 घंटे का इंतजार और करना होगा, लेकिन उससे पहले एक और नया सर्वे आया है और वो प्रिय बंधु मीडिया की तरफ से किया गया है, श्रुतिशील घोष जी की तरफ से किया गया है। और उनके लिए मैं यहाँ पे बिल्कुल एक डिस्क्लेमर कर देती हूँ कि उनके लिए कहा जाता है कि वो भगवा रंग में रंगे हुए हैं और बीजेपी के लिए वो दिल खोलकर सीटें देते हैं, लेकिन फिर भी जो सर्वे है उनका जो मेथोडोलॉजी है उसकी रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ हमारे साथ श्रुतिशील घोष जी हैं और उनके दावे किस आधार पर हैं जो 190 प्लस का फिगर वो दे रहे हैं। और हमारे जो बाकी एक्सपर्ट हैं, सज्जन कुमार जी हैं हमारे साथ, मनोज कुमार सिंह जी हैं, सौरभ कमल दत्ता जी हमारे साथ इस वक्त हैं, ये उनके डेटा को किस तरह से अपने डेटा से, अपने अनुभव से उसका एनालिसिस करके क्या कह रहे हैं वो फिगर हम आपके सामने रख रहे हैं। और अब बात होगी पश्चिम बंगाल के दिल की, कोलकाता की। एग्जिट पोल्स तमाम बीजेपी को जिता रहे हैं, ट्रेंड उसी तरफ है, कोई 150 से जिता रहा है, कोई 160 से, तो कोई 190 भी पार करा दे रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल बीजेपी जीत रही है, ये तमाम एग्जिट पोल कह रहे हैं। लेकिन क्या पश्चिम बंगाल के दिल कोलकाता में, भद्रलोक में बीजेपी ने अपनी पैठ फाइनली बना ली है? क्या भद्रलोक को बीजेपी स्वीकार है? इस पर चर्चा करेंगे। कोलकाता की 11 सीटों की बात करेंगे। जरा एक एक करके मैं वो सीटें आपके सामने स्क्रीन पर रख देती हूं, फिर श्रुतिशील घोष जी का सर्वे क्या कहता है वो उनसे पूछूंगी, और फिर उस बड़ी सीट की भी बात होगी, भवानीपुर, जिसको लेकर इतना सस्पेंस बरकरार है। जरा सीटें आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। कोलकाता पोर्ट, भवानीपुर, राजबिहारी, बालीगंज, चौरंगी, एंटली, और उसके बाद हम बात करें सीटों की, बेलाघाटा, जोरसांको, श्यामपुकुर, मानिकतला और काशीपुर, बेलगछिया। तो ये तमाम सीटें हैं और यहाँ पर बीजेपी का फिगर है 0। और अगर 2024 की लीड की बात करें तो यहाँ लीड भी नहीं है, मतलब ये एक ऐसी जगह है, लीड है अगली उसमें देखिए, जोरसांको, श्यामपुकुर, यहाँ पर बीजेपी को लीड जरूर 2024 में मिलती हुई दिख रही है, यानी कि 11 में से सिर्फ 2 सीटों पर बीजेपी को लीड मिलती हुई नजर आ रही है फिलहाल, अगर हम 2024 की लीड को ही माने सही तो। फिलहाल श्रुतिशील घोष जी क्या कह रहे हैं? श्रुतिशील घोष जी, ये तो कहा जाता है कि बीजेपी ने खुद भी जो एकदम कोर कोलकाता की सीट है ना, एकदम जो दिल है जहां पर भद्रलोक है, उसमें खुद भी माना था कि भाई ये टफ नट टू क्रैक है, इसलिए उन्होंने आउटर रीजन पे फोकस किया था। आपका दिल क्या कह रहा है? आपके आंकड़े क्या कह रहे हैं? नहीं, ये बात सही नहीं है, क्योंकि अगर अब 2024 का आंकलन ले लेते हैं तो कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है ना, उसे आधे से भी ज़्यादा वार्ड में भाजपा वालों आगे चल रहे थे। इनफैक्ट सीएम ममता बनर्जी की जो भवानीपुर सेंटर है वहाँ पर भी आप देख लो, वहाँ पे 8 में से 5 में भाजपा आगे चल रहे थे। तो उसके मतलब ये जो भद्रलोक वो मौन बना लिए थे, बट ओनली थिंग इज दैट वो लोग वोट डालने नहीं पाते थे। इस बार खुल के वोट किया, जम के वोट किया, और इसके रीज़न ईवीएम जब खुलेगा तब देखा जाएगा। यहाँ पर टीएमसी है ही नहीं, वॉश आउट हो गया। यहाँ पर बस 3 ही सीट है जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, जहाँ पर टीएमसी को मैं ढूंढ के उसको मिल रहा है। बाकी जगह में पूरा भाजपा के ही नंबर आ रहा है। जो कोलकाता पोर्ट है, वो जो फिराद हकीम पहले 50,000 60,000 वोट से जीतता था, अभी शायद वो जीतेंगे, लेकिन मार्जिन 5,000 to 8,000 होगा। और राकेश सिंह वहाँ पर जितना फाइट दे रहा है, अगर फल वहाँ पर उल्टा भी जाता होता है तो कोई आश्चर्य का बात है ही नहीं। उसके बाद सेकेंड सीट आता है बालीगंज, जहाँ पर सुब्रतो मुखर्जी एक टाइम एमएलए हुआ करते थे, तो वो सीट में अभी बाबुल सुप्रियो को दिया था, अभी फिर से वहाँ पर चेंज हुआ है, तो वो बालीगंज सीट जीतते हुए दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन है। और तीसरे जो सीट है बेलेघाटा मुस्लिम पॉपुलेशन से भी ज़्यादा जो कांड हो गया, भाजपा का जो कैंडिडेट है वो वाला फैक्टर हो गया थोड़ा, उसके ऊपर भाजपा का कार्यकर्ता का मतलब फेवर नहीं था। तो ये 3 सीट है, ये टीएमसी के खाते में चले। तो आप 11 में से आप कह रहे हैं 11 में से सिर्फ टीएमसी को 3 मिलेंगी? यस, ठीक है, ये बड़ा नंबर है, उसका एक एक सीट का एनालिसिस करूंगी। तो यहां पर देख लीजिए कि श्रुतिशील घोष जी कह रहे हैं कि जहां पर टीएमसी जो है वो 2021 में भी जीती, 2024 में भी सिर्फ 2 सीटों को छोड़ दें हर सीट पर उसने अपनी लीड बनाई है, वहां पर टीएमसी सिर्फ घटकर 3 पर रह जाएगी, 8 सीटें बीजेपी निकाल ले जाएगी। तो यहां पर सज्जन जी ये चमत्कार ही होगा फिर तो। नहीं, देखिए, डेमोग्राफी के हिसाब से दादा सही बोल रहे हैं, लेकिन कोलकाता में 11 सीटों पे मैं अभी भी थोड़ा सशंकित हूं कि मतलब भद्रलोक मिडिल क्लास का एक शिफ्ट हुआ है। कितना हुआ है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि हमने देखी फैमिलीज डिवाइडेड थी,
कि टीएमसी से डिसइल्यूजनमेंट था तो कुछ तैयार थे कि बीजेपी को वोट देंगे, कुछ कह रहे थे नहीं टीएमसी से हम डिसइल्यूजनड हैं, लेकिन बीजेपी को लेके उनके मन में हेजिटेशन था। इसलिए मुझे लगता है कि मनोज जी बेहतर बताएंगे इनका लीड क्या कह रहा है, ठीक है, उसको लेके मैं अभी भी सशंकित हूँ। नहीं, वो कह रहे हैं, वो लॉजिक है उनका कि वो कह रहे हैं कि भाई जो म्युनिसिपल जिता दिया, वोट देने नहीं देते थे भद्रलोक को, सोर्स जैमिंग होती थी, सोसाइटी के बाहर जैमिंग लगा देते थे और सोसाइटी वाले भद्रलोक के निकलते नहीं थे बाहर। हाँ, तो उसमें आप 4-5 तक आप जा रहे हैं, मैक्सिमम वही है। म्यूनिसिपैलिटी वाली इलेक्शन को देख भी ले, म्यूनिसिपैलिटी में वैसे भी आप देखिए कि वो वैसे भी दिनाजपुर और मालदा की तरफ जीतते दिखते हैं। कहने का मतलब है कि इस बार जब बिल्कुल आर पार की लड़ाई है, कोलकाता के 11 में ये बहुत बड़ी, और भवानीपुर की ही बात देख ले, फंसी हुई सीट है। अब कोई कुछ लोग कह रहे हैं ममता हार जाएंगी, कुछ कह रहे हैं कि फंसी हुई है, जीते भी तो थोड़े से जीते। वही हाल हमें लगता है कि मुस्लिम मेजॉरिटी जो 3-4 सीटें इन्होंने बताई, चौरंगी, एंतले, कोलकाता पोर्ट और एक और, वो टीएमसी की तरफ है, लेकिन बाकी में ये देखना होगा कि किस तरीके से डिवीजन हो रहा है। ये मान के चलना, चूंकि वो ममता बनर्जी वोर एरिया रहा है सीपीएम के जमाने से, मैं वहां पे थोड़ा हेज कर रहा हूं। ठीक है, आप कितनी सीट दे रहे हैं यहाँ पर? सर ने जो दी है, शुद्धशील घोष जी ने कोलकाता पोर्ट, चौरंगी और एंटली, ये 3 सीटें जो है वो टीएमसी को दी हैं। भवानीपुर पे क्लोज फाइट है। भवानीपुर आपके हिसाब से शुद्धशील घोष जी कौन जीत रहा है? भवानीपुर में सुवेंदु दादा जीत रहा है। मैं जो 3 सीट बोल रहा हूँ, कोलकाता पोर्ट, बालीगंज और बेलेघाटा। अच्छा, बालीगंज और बेलेघाटा, सॉरी, ठीक है, बाकी बालीगंज और बेलेघाटा होगा, ठीक है। यहाँ पर चौरंगी और एंटली भी आप, बेलेघाटा, चौरंगी और एंटली भाजपा के लिए आ रहा है, ठीक है, भाजपा के लिए आ रहा है, ठीक है। ये तो बड़ी बात है। चौरंगी बिल्कुल एकदम कोर भद्रलोक, एकदम जिसे कहते हैं ना, एकदम परंपरागत बंगाली वहां पर रहते हैं, जो दशकों से वहां पर रहते आए हैं, और वो अलग तरह का बंगाली मानुष का, उनकी अस्मिता, एक अलग प्राइड है उसमें। सर मनोज जी, चौरंगी मेरे में भी आ रही है, और मेरा भी आ रही है, हाँ, और मेरे हिसाब से 7-4 का रेशियो रहेगा। 7 बीजेपी रहेगी और 4 टीएमसी रहेगी। 7 बीजेपी रहेगी, हाँ। और जहां तक भवानीपुर की मैं बात करूं तो भवानीपुर की सीटें फंसी हुई नहीं कही है, क्योंकि वहां सीएम है और पोल भी हुआ है अच्छा, तो इसलिए उसको दिया जा रहा फाइट में। लेकिन जो वहां सिचुएशन दिख रहा था, जो स्थितियां दिख रही थी और ममता संघर्ष करते हुए दिख रही थी, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये सीट बीजेपी के पास आ रही है। बीजेपी के, ये तो 3 ही दे रहे हैं, तो आपने चौरंगी और ऐड करा दी। हाँ, ठीक है। सज्जन जी, आपने कितनी दी है? नहीं, मैं अभी दे नहीं रहा, मैं उस पर हेज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी जो मिडिल क्लास बंगाली है, उनका शिफ्ट बीजेपी की तरफ हुआ है। ठीक है, तो वो डिवाइडेड फैमिली थी, उसका क्या नतीजा निकलेगा। बीजेपी की सीटें जरूर बढ़ेंगी, लेकिन बड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि हमने कोई क्वांटिटेटिव सर्वे नहीं किया। ठीक है, लेकिन सीटें बढ़ेंगी आप भी कह रहे हैं, मतलब 11 जीरो है, वो जीरो का फिगर जो है वो बढ़ेगा, ये तो बिल्कुल बिल्कुल। और आपको एक बात बता दें, यहीं से कलकत्ता नहीं, पूरे बंगाल का मूड को भी समझने में बड़ा आसानी हुई है। ठीक है, जब हम लोग सर्वे करने गए थे तो ये हम लोगों की कोशिश थी कि चूंकि ये कोर वोट जो थे, जो बंगाली थे, अभद्र लोग की जिसकी बात की कहे थे, इनको समझना बहुत जरूरी था कि इस बार ये क्या सोच रहे हैं। जब इसका आप पूरी तरह से एनालिसिस कर लेंगे, तभी पूरे बंगाल को समझ पाती कि कैसे होगा, क्योंकि यहीं से एक मैसेज आना था, और मुझे लग रहा है कि इस पर मैसेज गया है। मैसेज गया है। सौरभ दत्ता जी, यहाँ पर अभी देखें तो यहाँ पर सर कह रहे हैं मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, थोड़ा सेफ प्ले करेंगे। एडवांटेज दिख रहा है, लेकिन इतना एडवांटेज हो जाएगा कि ये नंबर 7-4 की तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, ये उन्हें नहीं लग रहा। आपका क्या कहना? पिनास, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि भद्रलोक थोड़ा अभद्र हो गया है इस बार, और शुद्धशील समझ सकते होंगे, और शायद मेरे बातों से इत्तेफाक रखेंगे कि जब हम लोग भद्रलोक बोलते हैं, 2 तरह के भद्रलोक के बारे में बात करते हैं। एक तो है कि शांति निकेतन भद्रलोक, दूसरा है ड्राइंग रूम नंदन वाला भद्रलोक, और कलकत्ता का समाज यही दोनों भद्रलोक से भरा हुआ है। तो मैं कहता हूं, मेरा मानना है कि चौरंगी का जो सीट है वो मैं टीएमसी को ऐड कर रहा हूं, और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि भवानीपुर की जो सीट है वो नंदीग्राम पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, यानी कि 7:2। ठीक है, आपके हिसाब से चौरंगी जा रही है टीएमसी? हाँ, टीएमसी। हाँ, एंटली बीजेपी। कोलकाता पोर्ट टीएमसी, फिर आपका बेलेघाटा टीएमसी, ओके, और इसके साथ साथ ये 3 हो गया। हाँ, बालीगंज टीएमसी। ठीक है, तो आपका फिगर है यानी कि 7-4। हाँ, 7-4। ठीक है, और भवानीपुर आप तीनों के तीनों, और शुद्धशील घोष जी भी सब ममता दीदी को हरा रहे हैं, नंदीग्राम पार्ट मुख्यमंत्री हैं, आप उनको एकदम इग्नोर नहीं कर सकती हैं, उनको आपको एज देना पड़ेगा। लेकिन जो सिचुएशन दिख रहा है, जो डेटा दिख रहा है, उसके हिसाब से ये लग रहा है कि वहां पे वो पीछे हैं।
लेकिन हमेशा मुख्यमंत्री को या सरकार को एज हमेशा दिया जाता है। और मैं कहूंगा कि कलकत्ता का एरिया अगर देख लूं ना पिनास, तो मुझे लगता है कि दीदी के लिए इस बार शायद खेलाशेष बांग्लादेश हो गया। अच्छा, कोलकाता। ऐसा हो कोलकाता गया। एरिया। कोलकाता के लिए ठीक है। सुशील घोष जी, आप भवानीपुर दीदी को टोटल हरा रहे हैं, आप में कोई इफ बट नहीं है, आप कोई सेफ प्ले नहीं करना चाहते हैं कि भाई 4 तारीख को गलत हो गया तो क्या होगा? अभी डेटा जो शो कर रहा है ना, नहीं आप लोग जो बार बार बोल रहे हैं ना कि ये भाजपा के लिए बोलता है, देखिए नहीं, हम नहीं बोलते, टीएमसी वाले सीधा कहते हैं, कई बार आप प्रचार में भी नजर आ जाते हैं तो लोगों को लगता है कि भाई कहां पहुंच गए। हाँ, वो टीएमसी वाले बोलते हैं। वो तो मैं मेरे दोस्त के लिए आया हूँ। लेकिन इमोशन हटा के, सेपोलॉजी तो इमोशन से नहीं चलता है। आप भवानीपुर का डेटा जो बोल रहा है, वहां पर दीदी का जीतने का कुछ चांस नहीं है। और आप डेटा को छोड़ दीजिए, दीदी का बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए। दीदी कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, क्या आप बोल रहे हैं 200 से 300 आसन जीत लूंगा। वेस्ट बंगाल में 294 असेंबलीज है, दीदी अगर 300 आसन जीतती है तो कौन सा कहाँ पर है उनका कॉन्फिडेंस। तो ये सारे जो सिचुएशन है वहाँ पर दिख रहा है क्लियर उनका हार हो रहा है। और ये अभी जो उन्होंने बात कर रहे हैं ना, बस अपने काउंटिंग एजेंट को काउंटिंग हॉल तक ले जाने के लिए, उसके पहले इलेक्शन उन्होंने हार चुका है। भवानीपुर तो खत्म, वो अब डन एंड डस्टेड कर सकते हैं। चलिए भाई, यहाँ पर सुशील घोष जी जो है डन एंड डस्टेड कह रहे हैं, नंदीग्राम पार्ट 2 सर्वकमल दत्ता जी कह रहे हैं। तो हमारे पैनल में से 2 ने तो बिल्कुल क्लियर कट कह दिया है कि भाई दीदी जो है डन एंड डस्टेड, नंदीग्राम पार्ट 2 हार रही है, हो गया खेल खत्म। मनोज जी कह रहे हैं भाई एडवांटेज है, सीएम है, एडवांटेज है, थोड़ी पिछड़ रही है लेकिन सीएम है, फायदा भी हो सकता है, वो सेफ खेल रहे हैं। और यहाँ सज्जन जी ने भी कहा कि भाई मेरे पास अभी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन, ऐसा डेटा नहीं है जिस पर मैं कह दूं कि ममता बनर्जी जो फिलहाल है हार रही है, ऐसा फिलहाल नहीं दिख रहा है। तो 50-50 हो गया, आप दोनों और आप दोनों, ठीक है। आप दोनों भी मतलब थोड़ा दिखा रहे हैं टफ फाइट, लेकिन ममता जी के लिए ये पूरी भवानीपुर की फाइट जो है इतनी आसान नहीं होने वाली है, ये तो कम से कम समझ में आ भी रहा है। एसआईआर में 58,000 वोट कटे, 58,000 नहीं 50,000 के लगभग वोट कटे हैं, और मार्जिन जो था पिछली बार जीत हार का वो 58 था। और सुवेंदु जैसा कद का शख्स अगर आपके सामने आया जिसने आपको नंदीग्राम हराया, वो पूरा का पूरा जानता है आप किस तरह से टैकल करते हैं, तो यहां पर कुछ भी हो सकता है। और कोलकाता रीजन की बात करें तो कोलकाता में यहां पर 7-4 ये हमारा मोरलेस जो पूरा का पूरा पैनल है वो कह रहा है। सज्जन जी हालांकि इससे इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। सज्जन जी कह रहे हैं कि भाई अभी भी मैं कंफ्यूज हूं, क्योंकि परिवारों से जो बात की है उसमें नाराजगी ममता से है, लेकिन जो भद्र लोग, बंगाली अस्मिता है वो भारी पड़ जाती है। सुशील घोष जी, अगर क्लोज फाइट वाली स्थिति होती है कोलकाता के अंदर तो कहीं भी स्विंग हो सकता है, ये नंबर कहीं भी बदल सकता है। भाई रात तक मैं बहुत दीदी से नाराज थी, लेकिन सुबह सुबह वोट अपने पोलिंग बूथ पर पहुंची तो मुझे लगा नहीं, एक बंगाली को, बंगाली अस्मिता वाली दीदी को, बंगाल की बेटी को कैसे हरा दूं, एक मौका और दे दूं, ऐसा भी हो सकता है? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा सवाल ही नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल क्लियर कट मामला है। कोलकाता रीजन में जो हाई पोल हुआ है वहां पर 40 to 50% लोग हैं जो फर्स्ट टाइम वोट डालने जा रहा है। इसके पहले उसका वोट चोरी होता था, तो जिस बंदे का वोट वो लास्ट 25 साल से वोट नहीं डाल पाए, वो जब फर्स्ट टाइम वोट डालेंगे किसके लिए वोट डालेंगे? जो उसका वोट चोरी कर रहा था इतने दिन, उसके लिए वोट डालेंगे, या अगले बार जो पार्टी यहाँ पर पावर में आएंगे वो अपने मर्जी से वोट डालने देंगे, उसके लिए वोट डालेंगे? ये बात चली कलकत्ता में। और कलकत्ता का लोग सबसे ज्यादा व्हाइट कॉलर जॉब करते हैं। इन लोगों को गाली पड़ता है कि आप लोग जितने बड़े बड़े बात टीवी स्टूडियो में करते हो, सोशल मीडिया में चर्चा करते हो, वोटों के लाइन में किधर हो? इसलिए इतना हाई पोलिंग हुआ है। एसआईआर एक फैक्टर है, लेकिन एसआईआर को क्रॉस करके भी 10 to 12% वोट हुआ है। वो 10 to 12% वोट कहीं पे भी टीएमसी का एज नहीं दिख रहा है, टीएमसी को बचाने के लिए नहीं दिख रहा है, वो परिवर्तन के लिए वोट किया है। और दूसरी बात यहाँ पे पिनास ये है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आरजीगढ़ कोलकाता में ही है, ठीक है, और आरजीगढ़ बहुत बड़ा फैक्टर है इस बार कोलकाता में। ठीक है, तो आरजीकर भी है, हिंदू वोट कंसोलिडेशन भी है, हाई वोटर टर्नआउट भी है, और जो वोट देने के लिए पहले उदासीनता थी वो भी सामने आई है, एंटी इनकम्बेंसी भी है। और बीजेपी ने अपना कोर्स करेक्शन करके भाई माछ भात भी खूब दबाकर खाया है, और बहुत अपनी पूरी आइडियोलॉजी है वो हार्ड हिंदुत्व से सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ भी ले आए हैं। तो बहुत कुछ बदला है, तो वो बदलाव के लिए बदला है या फिर वाकई में कुछ और ही बदलेगा, ये 4 में ही बताएगा। लेकिन फिलहाल हमारा पूरा पैनल ये कह रहा है कि भाई 7-4 का ये मामला मोटा मोटा लग रहा है। भवानीपुर को लेके 50-50 राय है, और अभी भी सज्जन जी थोड़ा सेफ खेल रहे हैं कि भाई कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, जरा एक और खबर आपको दिखा दें। नतीजों से पहले ममता बनर्जी एक्शन मोड में है। अब सुशील घोष जी कह रहे हैं कि वो एक्शन नहीं, वो नर्वस मोड है, लेकिन दीदी फिलहाल एक्शन मोड में नजर आ रही हैं, कार्यकर्ताओं से बैठक कर रही हैं, एग्जिट पोल्स में नतीजे उनके हक में नहीं है, फिर भी वो एक बार फिर दावा कर रही हैं कि 200 से ज्यादा सीटें जीतने वाली हैं, क्योंकि तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई इतना हाई वोटर टर्नआउट होता है तो फिर ये 150 वाला चुनाव नहीं होता है, ये 200 वाला चुनाव होता है, वेव होती है, सुनामी होती है, एक तरफा वोट पड़ता है,
और इसीलिए दीदी कह रही हैं भाई पिछली बार जैसा चमत्कार इस बार भी होगा, मैं 200 पार होंगी। और अगर एग्जिट पोल जो कुछ कह रहे हैं जिसमें शुद्धशील घोष जी का भी एग्जिट पोल शामिल है, अगर ये बीजेपी के हक में गया तो 190 पार बीजेपी भी हो सकती है। और बीजेपी 200 पार इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि भाई ऐसी सीटें हैं जहां पर 70-80% मुसलमान हैं, लेकिन भाई शुद्धशील घोष जी के सर्वे ने तो उसमें भी सीटें दिलवा दी हैं, वोटर को स्प्लिट करवा दिया है। बहरहाल इस बीच अब अगली रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। हावड़ा की रिपोर्ट है। हावड़ा की 16 सीटों पर क्या कुछ रिपोर्ट कार्ड जो है वो बन रहा है, वो मैं आपके सामने यहां पर रख देती हूं। 2021 में कौन जीता, 2024 का लीड जो है वो क्या कुछ कह रहा है, और यहां पर शुद्धशील घोष जी का सर्वे क्या कुछ कहता है, वो भी उनसे एक एक कर मैं पूछती जाऊंगी। बाली, हावड़ा उत्तर, हावड़ा मध्य, शिवपुर, हावड़ा दक्षिण, संकरडाल, पंचला, उलबेरिया पूर्वा, उलबेरिया उत्तर। तो टीएमसी ही जीती 2021 में, टीएमसी ने ही लीड किया, यानी बीजेपी कहीं लीड भी नहीं कर पाई थी 2024 में। और अगर हम बात करें आगे की सीटों की, जिसमें श्यामपुर, बगनान, अमता, उदय नारायणपुर, जगबल्लभपुर और डोमजूर आता है, तो यहां पर भी टीएमसी ही जीती थी और टीएमसी ने ही 2024 में लीड बरकरार रखी थी। हावड़ा में 16-0 यानी 16-0 2021 में था, और फिर जब 2024 में लोकसभा चुनाव हुए, अगर उसको लीड में कन्वर्ट किया जाए तो वहां पर भी बहुत कुछ नहीं बदला, टीएमसी ही लीड करती रही। तो भाई ऐसा क्या हो जाएगा कि कमल खिल जाएगा? शुद्धशील घोष जी 16 में से कितनी और कौन सी? हावड़ा जिला में भी अभी कमल का पकड़ धीरे धीरे मजबूत होते हुए दिख रहा है। यहाँ पर 16 में से कम 6 सीट तो भाजपा के खाते में दिख ही रहा है। देखिए, हावड़ा को आपको समझना है तो इसको 2 सेगमेंट में स्प्लिट करना पड़ेगा। 6 सीटें, एक तो है हावड़ा लोकसभा, एक तो है उलुबेरिया लोकसभा। तो हावड़ा लोकसभा जो है वहाँ पर बंगाली और नॉन बंगाली है। तो टीएमसी का एक चमचा है, उसका एक संगठन है जो इतने दिन ये बंगाली नॉन बंगाली के इशू को आगे लेके उसके अंदर स्प्लिट आ रहा था। बट अभी का जो सिचुएशन वेस्ट बंगाल में हो गया है ना, तो ये बंगाली नॉन बंगाली सेगमेंट चले गए। हिंदू हिंदू भाई भाई ये नारा बहुत जोर से यहाँ पर बजने लगे हैं, और इसके कारण ये जो हावड़ा का सेगमेंट है यहाँ का कम से कम 4 सीट कन्वर्ट होते हुए दिख रहा है। वहाँ पर बाली है, हावड़ा उत्तर है, शिवपुर है, तो ये सारे जो सीट है ना ये यहाँ पर कन्वर्ट होते हुए दिख रहा है। उधर से उलुबेरिया सेगमेंट जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, वहाँ पर जहाँ पर हिंदू थोड़ा ज़्यादा है, मतलब हिंदू अगर बम्पर वोटिंग करे तो मुस्लिम को मतलब टीएमसी को हरा सकता है, तो उस जगह पे भी अभी कमल खिलते हुए दिख रहा है। जैसे उलुबेरिया पूर्व, जैसे श्यामपुर और जैसे उदय नारायणपुर, ये जो 3 सेगमेंट है। अच्छा ठीक है, श्यामपुर कह रहे हैं तो ये तो 4 ही हुई। ये हावड़ा लोकसभा से, और उलुबेरिया लोकसभा का जो पार्ट है, हाँ श्यामपुर, उदय नारायणपुर और साकराइल, ये 3 भी अभी कन्वर्ट होते हुए दिख रहा है। तो टोटल 6 सीट, ठीक है, टोटल 6 सीट जो है 16 में से भाजपा के लिए दिख रहा है पूरा हावड़ा जिला में। ठीक है, तो आपने दी है बाली, हावड़ा उत्तर, शिवपुर, श्यामपुर, और 2 और सीटें कौन सी है सर, एक बार बताएं, मुझसे मिस हुई हैं। उदय नारायणपुर और उलुबेरिया पूर्व। उलुबेरिया पूर्व, ठीक है ठीक है, ये आप बीजेपी को दे रहे हैं। ठीक है मनोज जी, देखिए इसमें जो 16 में 0 था, लीड भी नहीं थी, लीड भी 0 ही बता रही थी, लेकिन ये 6 सीटें दे रहे हैं। हाँ, 6 सीट पे मैं भी जाना चाह रहा हूँ बीजेपी के लिए। और इसमें एक्चुअली क्या है कि पिछली जो मार्जिन दिख रही थी, और हमें लग रहा है कि दादा उसको ज़्यादा ध्यान में रखे हैं, इस बार सिचुएशन को ध्यान में नहीं रखे, चूंकि 40,000 50,000 ये मार्जिन थी पिछले के जो लेकर चले, तो इसलिए वहाँ पे लग रहा है कि ये मार्जिन कैसे कम होगा, और वहाँ पे जो कम्युनिटी बीजेपी को न सपोर्ट करने वाली है तो वो भी है। तो इस हिसाब से ये आंकड़े है मेरे हिसाब से ठीक लग रहे हैं। ये आपको ठीक लग रहे हैं? ठीक है सज्जन जी, 16-0 2021 में भी और 2024 में भी कोई लीड नहीं, लेकिन ये 16-0 की जगह 10-6 हो जाएगा। लेकिन मुझे जो लोगों ने बताया कि 3-4 सीट जीत सकते हैं, ये वो लोग हैं जो कि काफी ग्राउंड पे लगे हुए हैं बीजेपी के लिए। उनका भी एस्टिमेट एक कंजर्वेटिव था कि 3-4 सीटें, जिसमें 3 सीटें बाली, हावड़ा उत्तर और शिवपुर, इन 3 पे ज्यादा 3 पे आप भी बुलिश हैं। हाँ, इसका ये है। बाकी पे वो कह रहे हैं कि उधर भी निकलेगा तो हो सकता है, लेकिन 3-4 सीट बोले 16-0 जो है वो 11-5 हो जाए, 12-4 हो जाए, ये कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, यहाँ पे बीजेपी बढ़ रही है। सूर्यकांत दत्ता जी, मैं 6 सीटें भाजपा को दूंगा। ठीक है, यानी कि आप शुद्धशील घोष जी के साथ बातों जाएंगे। से मैं सहमत हूँ, और मुझे लगता है कि उलुबेरिया के सीट में टक्कर है, पर भाजपा की एज है उलुबेरिया में। ठीक है, उलुबेरिया पूर्व की सीट, ठीक है, तो यानी कि 5 भी हो सकती हैं, 5 यहाँ हो पर सकता है, टक्कर या है। तो 6 होगा। ठीक है ठीक है, फैक्टर्स क्या हैं शुद्धशील घोष जी? मतलब भाई ये जो चेंज हुआ इसमें फिर अगेन वही फैक्टर है घूम फिर के कि भाई हिंदू कंसोलिडेशन
भय के आगे अच्छा चुनाव, या कुछ और भी ग्राउंड जीरो कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो बीजेपी के हक में गए? नहीं, हिंदू कंसोलिडेशन, ये जो उलूबेरिया सेगमेंट है, पहले तो हावड़ा सेगमेंट का बात किया जहां पर बंगाली नॉन बंगाली का लड़ाई लगाते थे, तो वो लोग अभी हिंदू हिंदू भाई भाई हो गया। बाकी जो उलूबेरिया सेगमेंट है वो दुर्गा पूजा नहीं कर सकता है। दुर्गा पूजा जब होता है वो मतलब गौ माता के सर कट के वहां पर मंदिर में रख देता है, उसके ऊपर अत्याचार होता है। तो ये सारे बहुत पूरा हिंदू कंसोलिडेशन हुआ है। बचने के लिए हिंदू को एक अम्ब्रेला के तरह आना है, और इसके कारण ही ये कन्वर्स होते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो यानी और पिनास यहाँ पे एक चीज ऐड करना बहुत आवश्यक है, वो है कि आप अगर लक्ष्मी पूजा उठा के देखिए, सरस्वती पूजा, कार्तिक पूजा, दुर्गा पूजा, काली पूजा, सारे पूजाओं के माता की जो मूर्तियां जो खंडित हुई है, ये हावड़ा बेल्ट पे ही हुआ है मैक्सिमम। चाहे वो दुर्गा की मूर्ति हो, काली की मूर्ति हो, कार्तिक जी की मूर्ति हो, गणेश जी की मूर्ति हो, या फिर लक्ष्मी जी, सरस्वती जी की मूर्ति हो। और बहुत सारे ऐसे तो सार्वजनिक पूजा पंडाल है और स्कूल है जहाँ पे ट्रेडिशनली सरस्वती पूजा वगैरह होता है। वहां पे जिस हिसाब से बैन लगाया गया था, क्योंकि माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया है, ये सारी चीजें, उलूबेरिया वो उसमें क्लासिक एग्जांपल है जिसके चलते पूरा बैकफायर किया है। बैकफायर किया, तो यानी कि वहां पे मूर्ति खंडित जो हुई है, सबसे ज्यादा केसेस इसी रीजन में आए। फिर उसके बाद दुर्गा पूजा या सरस्वती पूजा के दौरान जिस तरह से वहां पर तनाव की स्थितियां पैदा हुई, हिंसा हुई, वो भी बैकफायर किया। मनोज जी, आप जब ग्राउंड पे गए तो क्या आपको भी लगा कि आपकी टीम जब गई कि हावड़ा रीजन में भी बदलाव की बयार है? मैंने हावड़ा रीजन पे बहार है, लेकिन है बदलाव का जो बहार है आप करें वो ठीक है, लेकिन वहां सिचुएशन उस तरीके से नहीं दिख रहा था कि एकदम उलट जाए वो जो कलकत्ता में दिख रहा था आप उधर में। तो जो अभी सज्जन जी बोल रहे हैं कि नहीं उस तरह का माहौल था और ये सीटें आ सकती हैं, तो मेरे भी आंकड़े लगते हैं कि कहीं ना कहीं 6 और चाहे 7 सीटों पे बीजेपी की अपनी पकड़ होगी और वो जीत सकते हैं। 6 से 7 सीट? हाँ, 6 से 7 भी हो सकता है। 2 मार्जिनल सीट नहीं है, वो बड़ा गैप था पिछली बार। हम उम्मीद करते हैं कि वो दोनों सीटें के ऊपर काफी टक्कर हुआ है। तो मैंने वही उनको बोला कि आप वो मार्जिन देखकर उस पर ज्यादा आपने भरोसा किया कि इतने बड़े 40,000 से 47,000 से 43,000 से है, लेकिन वहां पे यदि सिचुएशन एक तरफा जो बदल चुकी, मेरा मानना है कि ये टीएमसी का सबसे हाईएस्ट पोल है, और यदि 10% बढ़ता है तो ये 30 से 40,000 का जो गैप है ना, ये बढ़ेगा। और ये बढ़ेगा तो किसके तरफ से बढ़ा, यही मैं उनसे जानने के लिए ये बोला कि ये जो वोट परसेंटेज बढ़ा है वो किसके तरफ जाएगा, और ये वोट परसेंटेज हिंदू के तरफ से बढ़ा है। हिंदू की तरफ से बढ़ा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये जो फैक्टर्स बता रहे हैं कि हिंदू वोट बढ़ने के नाराजगी थी कि अपने त्योहार नहीं मनाते रहे हैं, देवी देवताओं की मूर्तियां खंडित हो रही हैं, तो फिर तो जाहिर सी बात है टीएमसी की तरफ नहीं जा सकता है, वो नहीं जा सकता। इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा उसको लेके, हाँ वो थोड़ा सा, इसीलिए मैंने उसको, मुझे लगता है कि वहां पे सीटें बढ़ सकती है। नहीं, इसमें एक और बात ध्यान में रखिए कि यहाँ पे टीएमसी का संगठन बहुत मजबूत है, और केवल कैडर और वर्कर का नहीं है, वहाँ पे फैमिलीज भी, याद रखिए सिंगूर नंदीग्राम के टाइम से सिंगूर इसमें था, तो लोग डिसअपॉइंटेड हैं। एक आर्थिक कारण ये भी है कि ये आलू का बेल्ट है, पोटैटो, अभी आलू की खेती हुई, अच्छी खेती हुई, लेकिन उसका कीमत इतना खराब था कि बहुत किसानों ने उसको छोड़ दिया खेत में, चूंकि बाकी प्रोसेसिंग में ज्यादा ये था। बावजूद इसके हमने देखा कि जो हिंदू थे वो डिसअपॉइंटेड थे, लेकिन ये नहीं लगा कि बाकी जगह जैसे आप उत्तर 24 परगना में या बाकी जगह जंगल महल में जाए कि इस बार मूड बना लिया है कि पलट देंगे। हुगली में, हावड़ा में इस तरह का मूड हमें नहीं दिखा। ठीक है, तो निश्चित तौर पे एक कारण है, बीजेपी को लाभ होगा, लेकिन ये कहना कि इसमें वो हिंदू सेंटिमेंट उस तरह, चूंकि एक तो सांगठनिक मजबूती और दूसरा ये है कि यहाँ पे ममता बनर्जी से डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन लोग अभी भी याद करते हैं कि ममता बनर्जी यहाँ पे लड़ी, मार खाई, सीपीएम को हराया, वो मानने वाले लोग अभी भी हैं। तो युवा में वहां पे तो ज्यादा कन्वर्जन है, बाकी लोगों में कितना होगा, औरतों में कितना होगा, ये अभी थोड़ा मुश्किल है। 6 वाला फिगर आपको अचीवेबल लग रहा है? मतलब अगर जेनरसली देखे तो वो कंजर्वेटिव, 3-4 तो है, 3-4 तो पक्का है, 3-4 पक्का है। 6 वाला के अगर और जेनरसली दे दें, और यही बात यहाँ पर सुशील घोष जी ने भी कही कि एक सीट पर थोड़ी टक्कर यहाँ पे लग रही है। सौरकल दत्ता जी ने भी कहा, मोटा मोटी 6 के फिगर पर सभी लोग सहमत हैं, और यहाँ पर एक सीट थोड़ी मनोज जी बढ़ाते हुए दिख रहे हैं कि 7 भी हो सकता है, 5 भी रह सकता है, 7 भी रह सकता है। एक और कौन सी सीट आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं? मैं बता देती हूँ, जो सर ने दी है अभी सुशील घोष जी ने, वो मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ, उसमें से आप एक्स्ट्रा कौन सी देंगे। उन्होंने कहा है बाली, हावड़ा उत्तर और शिवपुर। इस पर तो घोष साहब और सज्जन जी दोनों अग्री कर रहे हैं। फिर श्यामपुर और उदय नारायणपुर, ये और उलबेरिया पूर्वा, ये दी है सुशील घोष जी ने, और उलबेरिया पूर्वा पे
सर को, सौरभ दत्ता जी को थोड़ा ये है कि टफ फाइट है, पर बीजेपी का एज एज है, तो 6 सीटें पे तो जी। मान रहे हैं, तो अब आप बताइए आपकी सातवीं कौन सी ऐड कर दूं? श्यामपुर तो नहीं दे रहे। नहीं, श्यामपुर नहीं है, श्यामपुर 31,000 कुछ, हाँ श्यामपुर सर, हाँ श्यामपुर ही। स्लाइट एज बीजेपी को जा रहा है, ठीक है। जहाँ पे 31,511 वोट से पिछली बार टीएमसी जीती थी, अच्छा मार्जिन था, लेकिन इस बार यहाँ पे चेंज होते हुए दिख रहा है। ठीक है, श्यामपुर, उदयनारायणपुर, उलबेरिया पूर्वा, शिवपुर, बाली और हावड़ा उत्तर, ये सीटें हैं जो जहां पर बीजेपी को फिलहाल हमारा तमाम पैनल जो है जिसमें से मोरलेस सभी लोग जो हैं कह रहे हैं कि हाँ एडवांटेज बीजेपी है। 3 पर तो क्लियर कट विनर भी दिख रही है कुछ लोगों को, 3 से 5 सीटों पर, बाकी पर टफ फाइट हो सकती है। अब अगले रीजन की हम बात कर लेते हैं। अब हुगली की 18 सीटों का डिस्कशन आपके सामने रखते हैं। तो हुगली में 2021 में किसने कितनी सीटें जीती और 2024 में लोकसभा चुनावों के आधार पर अगर लीड कन्वर्ट करें तो वो क्या कुछ कह रहे हैं नतीजे। तो जरा देखिए, हुगली की सीटों की बात करें, उत्तरपाड़ा, सेरामपुर, चंपाद्री, सिंगूर, चंदन, चुनचुरा, बालागढ़, पांडुआ, सप्तग्राम, चंदिताला, ये सीटें अगर मैं पढ़ रही हूं आपके सामने, सो बीजेपी के पास थी चुनचुरा, बालागढ़ और सप्तग्राम की सीट थी, यानी कि 4 सीटें बीजेपी के पास थी। इसमें से एक और सीट के अभी मैं डेटा आपके सामने रखूंगी। तो यहां पर देखिए कि टीएमसी सीधी सीधे 18 में से 14 पर एडवांटेज टीएमसी थी, और इसके अलावा यहां पर जो सीटें पड़ रहे हैं, जंगीपारा और हरिपाल, धनेखाली, तारकेश्वर, पुरसुराहा, आरामबाग, गोघट, खानाकुल। तो यहां पर आप देखिए कि बीजेपी के पास ये पुरसुराहा, आरामबाग, गोघट और खानाकुल की सीटें थी, और इसी पर बीजेपी ने 2024 में लीड बरकरार रखी। सिर्फ एक जगह लीड जो है आरामबाग में बीजेपी ने यहाँ पे खोई है। एक बार पिछली वाली प्लेट दोबारा आप एक बार चलाएं तो वहां पर भी बीजेपी की लीड बता देते हैं कि किन सीटों पे आ रही थी। पिछली बार ये 4 सीटें जीती थी, मैंने आपके सामने रखा है, लेकिन वहां पर बीजेपी को लीड मिली थी 3 सीटों पर, सीट नहीं मिली थी, लीड मिली थी चंचुरा, मैं यहाँ करेक्ट करूं अपने आप को, बालागढ़ और सप्तग्राम। यहाँ पर बीजेपी को 2024 के हिसाब से बीजेपी ने लीड ली थी। 2024 में 1 सीट पर लीड गंवाई थी और 3 पर लीड बढ़ाई थी, यानी कि 2 पर लीड हम ऐड कर दें तो बीजेपी की 6 सीटों पर 2021 और 2024 में लीड जो है दोनों में बरकरार रहती है। यहाँ पर शुद्धशील घोष जी, कितनी सीटें 18 में से अगर लीड को भी और 2021 के नतीजों को भी दोनों को कन्वर्ट कर दें तो 6 तो फिर भी एडवांटेज है। आप कितनी दे रहे हैं? नहीं, हमारा जो ओपिनियन पोल का डेटा आ रहा था वहां पर दिख रहा था कि 11-7 भाजपा के फेवर में। 11-7 तो वो जो 7 सीट था उसमें से अभी चंदन नगर और सिंगूर वाला जो सीट है, ये दोनों सीट भी भाजपा की तरफ आते हुए दिख रहा है। तो 5 सीट बचे रहता है, उसमें से पांडुआ वाला जो सीट है वहाँ पर टफ कॉन्टेस्ट है, ट्रायंगल फाइट है। हमारे लिए एज थोड़ा लेफ्ट के लिए है तो लेफ्ट के लिए इसलिए दिया हूँ, वो भाजपा के लिए भी जा सकता है, टीएमसी लिए भी जा सकता है। तो टीएमसी को क्लियर कट यहाँ पर 4 सीट दिख रहा है। एक तो है चोंडीतला, एक तो है जांगीपारा, एक तो है धुनियाखाली और हरिपाल। ये 4 सीट जाते हुए टीएमसी के खाते में दिख रहा है। बाकी पांडुआ सीट ट्रायंगल फाइट है, एनीबॉडीज गेम, लेफ्ट भाजपा और टीएमसी के बीच। और बाकी जो 13 सीट है, 13 के 13 सीट भाजपा के खाते हुए जा रहा है। 13 सीटें एक जगह ट्रायंगुलर फाइट, और यहाँ पर आप कह रहे हैं टीएमसी के पास रह जाएगी चंदीकला, हरिपाल, उसके अलावा जांगीपारा, ठीक है, चोंडीतला, जांगीपारा, धोनियाखाली और होरीपाल, धोनियाखाली और ये 4 सीट टीएमसी के खाते में जाते हुए दिख रहा है। ठीक है, ये 4 सीटें आपको जाते हुए दिख रहा है। और पांडुआ सीट ट्रायंगल फाइट है, बाकी 13 भाजपा के खाते में। 13 भाजपा, ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ फिर से? अगर सेम फैक्टर, न संगठन काम आया न डेमोग्राफी, सीधे शुद्धशील घोष जी शायद कुछ नेटवर्क एरर हुआ है। सर यहाँ पर मनोज जी आपका डेटा क्या कह रहा है? आपने जो एग्जिट पोल किया उसमें ये सीटें कहाँ किस तरफ जाती हुई दिख रही हैं? बीजेपी 8 से 10 सीट ले सकती है, इससे ऊपर का तो मुझे नहीं दिख रहा है। यदि उनका है ग्राउंड का तो नहीं कर सकते, जिसमें उनको मुझे लग रहा है कि ये जो दे रहे होंगे, गोघाट का दे रहे होंगे सीट बीजेपी को, जो टीएमसी का पिछली बार भी शायद एज ही था, वहाँ पे सप्ताग्राम दिखा रहे होंगे, और ये तारकेश्वर भी दिखा रहे होंगे कि बीजेपी, हाँ। तो ये चीजें बढ़ते हुए दिख रही है, तो मेरे हिसाब से टीएमसी जो बीजेपी है वो 8 या 9 सीटें लेकर आएगी। ठीक है, 8 या 9, ठीक है सर। बीजेपी यहाँ 8 और 9 कह रहे हैं, आप कुछ करेक्शन करना चाहेंगे? अभी भी आप स्टिक टू हैं 11 के फिगर से? 11 नहीं, 13 सीट आ रहा है वहाँ पर। 13 पे जो श्रीरामपुर लोकसभा है वहाँ पर कल्याण बनर्जी जीतते हैं डोमजूर, मतलब हावड़ा के जो पार्ट है उसके कारण। ये जो 5 सीट आता है हुगली डिस्ट्रिक्ट में, उसमें तो सारे डाउन ही रहता है, तो वो सारे अभी भाजपा के लिए कन्वर्ट होते हुए दिख रहा है। हुगली जिला का जो हुगली लोकसभा का जो 7 सीट है वो पॉजिटिव हो रहा है।
आरामबाग सेगमेंट जो है, आरामबाग सेगमेंट का आरामबाग से लेकर खानाकुल ये सारे जो सेगमेंट है वहाँ पर भाजपा का लीड दिख रहा है। तो ओनली जो वो 4 सीट है बीच में, चंडीतला, चांपदानी, चंडीतला, जांगीपारा, धोनेखाली और होरीपाल, इसके अलावा और टीएमसी कहीं पे भी एज में नहीं है। ठीक है सज्जन जी। नहीं देखिए, इसमें सवाल है कि अगर उस सेंटीमेंट से जाए तो ये 4 सीट भी फिर टीएमसी को क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ भी डेमोग्राफिकली हिंदू बहुत ज्यादा है। अगर उसको माने, यहाँ पे बस ये है कि जो हिंदू कंसोलिडेशन का सेंटीमेंट है वो है, लेकिन वो जो उसकी जो डिग्री आपको दिखी, जैसा हमने पहले बताया कि जो जंगल महल वाले एरिया में चले जाइए या उत्तर 24 परगना और नदिया डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, उस लिहाज से इन सब एरियाज में बिल्कुल ये नहीं है कि हिंदू बिल्कुल ही टीएमसी को छोड़ के बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए इसको एक तो डेमोग्राफी के आधार पे करना थोड़ा सा, मतलब कि मुझे लगता है कि और इस पे गंभीरता से सोचना चाहिए। दूसरा ये है कि यहाँ पे अभी भी मतलब हमने कहा कि हावड़ा और हुगली, हावड़ा की बात वो हिंदी भाषी और बांग्ला भाषी वाला जो फॉल्ट लाइन था वो कम हुआ है, जिससे 3 सीटें 4 सीटें वो बढ़ सकती हैं। हुगली में क्या है, सिंगूर वगैरह में एक इकोनॉमिक डिसअपॉइंटमेंट है, तो यहाँ पे टीएमसी जो भी सीटें हारेगी वो आर्थिक नाराजगी जो है, क्योंकि देखिए हुगली जो है आलू का, सिंगूर आलू का बेल्ट है, देश में सबसे मतलब अव्वल किस्म का और सबसे ज्यादा वो पोटैटो बेल्ट था, तो वहां पे ये है। और उसके अलावा यहाँ पे विमेन फैक्टर सब कुछ है, उसमें एक इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन इन रीजन्स में हमें थोड़ा कंजर्वेटिव रहना चाहिए, क्योंकि इसमें बिल्कुल वो हिंदू कंसोलिडेशन, एक तो ये कि यहाँ पे मुस्लिम डेमोग्राफी कम है तो हिंदू कंसोलिडेशन का वो काम नहीं करेगा। दूसरा थोड़ा सा चेंज का सेंटीमेंट है, लेकिन टीएमसी अभी भी सांगठनिक तौर पे मजबूत है। ये सब बेल्ट याद रखिए, सीपीएम के जमाने से टीएमसी की तरफ कन्वर्ट हुआ था जब ममता विपक्ष में थी, तो उस नाते मैं यहाँ पे थोड़ा कंजर्वेटिव रख रहा हूँ। निश्चित तौर पे 4 से भर के जो मनोज जी कह रहे हैं 7-8 तक जा सकता है, लेकिन 13 तक चला जाए ये मतलब ठीक है, 7-8 हो सकता है, लेकिन 13 जाता हुआ सज्जन जी को नहीं दिख रहा है। शुद्धशील घोष जी, आप बहुत ही दिल खोलकर मतलब बीजेपी को सीटें दे रहे हैं। देखते हैं कि नहीं वो पिनाज बता रहा हूँ कि वो सही हो सकते हैं और एकदम हो सकते हैं। इसलिए हो सकता है कि जब माहौल चेंज होता है और पोल जब होता है तो एकाएक आप देखेंगे जो जीतने वाली पार्टी होती है ना, उसका जो रेंज होता है। आप बिहार में देखिए, हम लोग उम्मीद किए थे क्या 170 180 किए थे, लेकिन जब जीत होने लगी तो 200 से ऊपर चली गई सीटें। आप देखिए कि जवान पहलवान किसान हरियाणा में जैसे लगता था कि कुछ भी नहीं है। माने कांग्रेस ने तो हम मिठाई भी बना कर लिए थे कि हम बांटेंगे, लेकिन हुआ क्या, पूरे सिस्टम ही वहां उल्टा हो गया बीजेपी की तरफ। तो जब चेंज चीजें होती हैं, क्या होता है कि हम लोग सर्वे करते थे कि पुराने आंकड़े लेते हैं, इस बार का वोट परसेंटेज लेते हैं, और जो हमारा डेटा आता है उसको हम लोग मिलाकर एक अनुमान लगाते हैं कि ये चीजें होंगी। अनुमान फेल ना हो ऐसा नहीं कहा जा सकता, हम सही हो जाए चाहे वो सही जाए, लेकिन वो गलत नहीं है ये मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, यानी कि अगर आप जैसे कहते हैं ना, अगर आप अपने चढ़ान पर हैं तो कितना ऊंचाई तक जाएंगे, कितना आपका ग्रोथ होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता है। एक माहौल, एक मोमेंटम वहां ग्राउंड पर बन रहा हो तो फिर सारे जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, पुराने आंकड़े हैं, वो फेल हो जाते हैं। और जब इतना बड़ा हाई वोटर टर्नआउट होता है कि आजादी की बात के सारे रिकॉर्ड्स तोड़कर रख देता है, तो फिर जाहिर सी बात है कि और वहां पर जो भय वाला फैक्टर है उसको भी माइनस कर दीजिए। वोट करेक्शन उसको डिबेटेबल हो सकता है, लेकिन हाँ उसमें करेक्शन तो जरूर हुआ है। जो बोगस वोटिंग थी उसका भी स्कोप खत्म हो जाता है, तो बहुत कुछ नए बेस और नए पैरामीटर्स आ जाते हैं। हाँ, इस पे एक चीज और ऐड करने की आवश्यकता है, ये है कि मैं शुद्धशील के बातों से मोर और लेस सहमत हूँ। 13 हाँ, 13 नहीं तो 12 इसलिए क्योंकि मुझे लगता है पांडुआ की जो सीट है वो ट्रायंगुलर फाइट में शायद टीएमसी ले जाए। ठीक है। और तारकेश्वर का जो सीट है वो टीएमसी हारेगी, इसलिए क्योंकि तारकेश्वर धाम है वहां पे और उसके चेयरमैन को टीएमसी ने मुस्लिम चेयरमैन बनाए हैं और वो कहीं ना कहीं पे हिंदुओं को बहुत ज्यादा चुभता है। तारकेश्वर मंदिर के जो शिव जी के मंदिर के जो चेयरमैन है वो फिराद हाकिम हैं और ये कहीं ना कहीं पे चुभता है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि तारकेश्वर का जो सीट है वो टीएमसी गवाएगी। हाँ, ये मैं भी मान सकता हूँ, इसलिए कि 7000 कुछ ही वोट से पिछला लीड भी था, तो ऐसा नहीं है कि वो सीट पे टीएमसी ना हारे, तो ये हार निश्चित हो सकती है। ठीक है, पिछला लीड भी कम था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कम से कम 7 तो सभी मान रहे हैं, 7-8 सीटें तो माने गेन तो अच्छा है, बीजेपी गेन अच्छा है। ठीक है, तो फिर अगली सीट की तरफ आते हैं। अब अगले रीजन की हम बात कर लेते हैं। साउथ 24 परगना 31 सीटें, डायमंड हार्बर और मगरहाट पश्चिम सीट भी इसी जिले में है।
डायमंड हार्बर और मगरहाट पश्चिम में अभी भी वोटिंग चल रही है। 15 बूथों पर यहां पर रीपोलिंग हो रही है। अब तक 73% वोटिंग हो चुकी है। 29 अप्रैल को भी यहां वोट डाले गए थे, लेकिन आज रीपोलिंग हुई है। शिकायतें जो सही पाई गई उसके बाद से कुछ पोलिंग स्टेशंस पर रीपोलिंग हो रही है। 29 अप्रैल के मुकाबले 20% वोटिंग कम हुई है। इन दोनों सीटों पर पहले 94% वोटिंग हुई थी। अब दक्षिण 24 परगना की हम बात कर लें। 2021 और 2024 की लीड के हिसाब से अगर देखें, कुल 30 सीटें टीएमसी ने जीती थी। 31 सीटों में से टोटल 31 सीटें थी। 30 सीटें टीएमसी के खाते में यहां पर गई हुई थी। बीजेपी के खाते में एक भी सीट नहीं थी। तो जरा आपको मैं स्क्रीन पर दिखा देती हूँ। गोसाबा, बसंती, कुलतली, पाथर प्रतिमा, काकद्वीप, सागर, कुल्पी, रायदीघी, ये तमाम सीटें टीएमसी ने ही जीती थी और टीएमसी ने ही 24 में अपनी लीड बरकरार रखी थी। अगर हम बात करें मंदिर बाजार, जयनगर, बरुईपुर, कैनिंग पश्चिम, कैनिंग पूर्वा, उसके साथ बरुईपुर पश्चिम की बात करें, मगरहाट पूर्वा और मगरहाट पश्चिम की बात करें, तो यहां पर आप सीधे सीधे देखिए कि टीएमसी ही जीती थी और टीएमसी ने ही लीड अपनी जो है वो बनाए रखी थी। तो आप सोचिए कि भाई यहां पर 31 में से 30 जीती हुई है टीएमसी। तो जरा आप देखिए कि यहां पर क्या स्थिति बन रही है। श्वेताशील घोष जी 21 में भी जीती, 24 में भी लीड बरकरार रखी, तो ये 31 में से 30 टीएमसी, बीजेपी 0। यहां पर भी कमल खिलवा रहे हैं और कितनी सीटों पर खिलवा रहे हैं? एक नजर में देखा जाए तो ये टीएमसी का किला है। हाँ। मतलब जब टीएमसी में पावर में आए भी नहीं थे तब उसने 2 जिला परिषद जीते थे, एक पूर्व मेदिनीपुर, एक ये दक्षिण 24 परगना। तो उसके अच्छे खासा मजबूत संगठन है, बट उसके ऊपर उसका गुंडागर्दी है। हाँ। बहुत से लोगों को यहाँ पर वोट डालने नहीं दिया जाता, स्पेशली जो मथुरापुर और जयनगर लोकसभा है वहाँ का जो असेंबलीज है वहाँ पर वोट डालने नहीं दिया जाता था। लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन और सीआरपीएफ ने उन लोगों को वोट डालने का इंतजाम किया। वो लोग पहले बार वोट कर रहे हैं और वोट कर रहे हैं हिंदुत्व के लिए। इसलिए गोसाबा तो पहले से यहाँ पर पॉजिटिव था। उसके अलावा कुल्पी, रायदिघी, मंदिर बाजार, काकद्वीप, सागर, ये सारे जो सीट है ना, जो हिंदू बहुल सीट है, वो भाजपा के लिए पॉजिटिव दिख रहा है। आप आ जाइए 2 और लोकसभा, डायमंड हार्बर और डायमंड हार्बर की बात जरा तफसील से करेंगे, इसीलिए मैंने अभी उसको पढ़ा भी नहीं। डायमंड हार्बर के लिए कहा जाता है भाई अभिषेक बनर्जी ने उसे किले की तरह से, एक फोर्ट की तरह से जिसे कहते हैं ना, उसकी तरह से उसकी सुरक्षा कर रखी है। कई लेयर हैं जहां पर वो खुद हैं, संगठन हैं, एमएलए हैं, फिर काउंसलर्स हैं, फिर उसके बाद उनके जो बूथ लेवल के तमाम कार्यकर्ता हैं वो उसकी रक्षा करते हैं उस अभेद किले की, और उनके पास दबंगों की ताकत भी है। तो ऐसे में डायमंड हार्बर, इस किले में सेंधमारी हो सकेगी। डायमंड हार्बर, फलता की सीट तो आप देख लीजिए, फलता की फॉल्ट लाइन का जिक्र कहां तक हो रहा है। आज भी वहां से किस तरह की तस्वीरें आई हैं। सतगछिया, विशपुर, सोनापुर दक्षिण, भांगर, कस्बा, जादवपुर, यहां कुछ हो पाएगा? भांगर की सीट जरूर आईएसएफ के खाते में थी पिछली बार। मैं ज्यादा होपफुल नहीं हूँ। डायमंड हार्बर लोकसभा से 200, हाँ, बट डायमंड हार्बर लोकसभा से 2 असेंबलीज है, सातगेछिया और डायमंड हार्बर, जो भाजपा के खाते में जाते हुए दिख रहा है। जादवपुर से 3 विधानसभा है, सोनारपुर उत्तर, सोनारपुर दक्षिण, जहाँ पर मेरा घर है, और बेहाला पश्चिम, ये 3 सीट पॉजिटिव होते हुए दिख रहा है। तो ओवरऑल मथुरापुर और जयनगर सेगमेंट में आप देख लो तो वहाँ पर 6, 7, 8 सीट ऐसे दिख रहा है। यहाँ पर 3-4 सीट दिख रहा है। कुल मिलाकर 10 से 11 सीट ओवरऑल ये 30-31 का जो सेगमेंट है यहाँ पर दिख रहा है। ऊपर से 2 सीट भांगर और कैनिंग पूर्व, ये दोनों आईएसएफ के खाते में जाते हुए दिख रहा है। मगरहाट पश्चिम में भी आईएसएफ के साथ टीएमसी का क्लोज कॉन्टेस्ट होगा। तो ओवरऑल जो सिनेरियो है, जो किला था वो किला अभी टूटेगा नहीं, बट टूटने के करीब आ गया है। ये सिचुएशन अभी पैदा हो जाएगा। ठीक है, किले में सेंध तो लगा दी है, तो बीजेपी, आप कह रहे हैं डायमंड हार्बर की सीट बीजेपी निकाल सकती है? एकदम। और क्या रीजन होगा इसका भाई? अभिषेक बनर्जी के लिए ये प्रतिष्ठा का सवाल है। पूरी सीट जो पूरा का पूरा उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर पूरा का पूरा प्रतिष्ठा का सवाल है भाई। मुझे तो आज ये न्यूज आया है एकदम, बट काउंटिंग में जो काउंटिंग एजेंट होता है ना, तो इसका डायमंड हार्बर जो म्यूनिसिपैलिटी है उसका जो वार्ड मेंबर होता है वो लोग काउंटिंग एजेंट होके जाता है। तो मुझे तो अभी न्यूज आ रहा है कि वो लोग जाने से मना कर रहे हैं कि हम इस बार काउंटिंग में नहीं जाएंगे, आप दूसरे लोग को देख लो। क्यों भाई? उसके मतलब कुछ तो चल रहा है उसके दिमाग में भी, उसको भी पता है। ठीक है। और सर फलता की बात करें, फलता सीट जहांगीर जी का पूरा दबदबा है, पूरा सपोर्ट है, अभिषेक जी धमकाने के लिए भी आ गए थे। वो टीएमसी के खाते में जाएगा। टीएमसी के खाते में जाएगा। आखिर वहां के कॉम्बिनेशंस क्या हैं कि भाई सीधे दबंगई से ही जाएगा वो? 31 सीट में से 10-11 सीट
लेकिन जहांगीर नहीं रहेगा। ये चुनाव अगर तृणमूल हार जाता है उसके बाद जहांगीर को उस इलाके में दिखने को मिलेगा, ये मुझे डाउट है। अच्छा, जहांगीर नहीं रहेगा, जहांगीर की सल्तनत खत्म हो जाएगी। लेकिन फलता को तो कहते हैं भाई, फलता एक अलग तरह की दुनिया है। वहां पर जो जहांगीर कहता है ना, वो ल्यारी की तरह से काम होता है वहां पर। धुरंधर में हमने ल्यारी देखी थी पाकिस्तान की, तो उस अंदाज में काम होता है। और वहां पर जो जहांगीर कहता है वैसा ही होता है। और इसीलिए अभिषेक जी भी जब जहांगीर पर चोट लगती है, फलता में कुछ होता है, तो सीधे धमकाने पर आ जाते हैं। एकदम, बट वही तो जंगल राज, वही तो गुंडा राज अभी बंगाली जो हिंदू है वो खत्म करने का कोशिश कर रहे हैं, इसलिए भारी मतदान हो रहा है। ये महा जंगल राज इतने दिन से देख रहा हूँ, इसलिए जहांगीर जैसे नेता जिसके पीछे 4000 पुलिस है और गुंडा है, इसलिए इतना गुंडागर्दी कर पाता, वो नेता बन जाता है, वो एमएलए बन जाता है। तो ऐसे नेता तो नहीं चाहिए मुझे। जनप्रतिनिधि ऐसे चाहिए जो पूरे बंगाल के लिए काम करे, पूरे इलाका के लिए काम करे, गुंडागर्दी ना करे। लेकिन अभी तृणमूल का कल्चर ही यही हो गया, तो वो तृणमूल का वहाँ जंगल राज खत्म करने का ही तो लड़ाई चल रहा है ना। इसलिए हिंदू वोट इतना कंसंट्रेशन हो रहा है, इतना हाई पोलिंग हो रहा है, और उसका फायदा भाजपा को डायरेक्टली मिल रहा है। ठीक है, हाई पोलिंग तो ठीक है सर, अपनी जगह है। लेकिन कहा जाता है कि भाई ये जो दबंग है ना, जो अभिषेक बनर्जी के पास एक नहीं दो दबंग हैं, और ये पूरी की पूरी मदद करते हैं। उनका डर, उनका दबदबा, वो कटमनी और टोले, इन सब तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि ये वोटर को इतना डरा के रखते हैं कि भाई नतीजा अगर हमारे हक में नहीं आए तो फिर देख लेना। वो एटीट्यूड भी है कि आप चाहें भी तो भी नहीं वोट दे सकते इनकी मौजूदगी की वजह से। एकदम वही बात तो मैं बोल रहा हूँ कि ये लोग इतने दिन वोट डालने नहीं पाया, क्योंकि इसके आगे ये जो डर के माहौल बना के रखे हैं, इसके कारण इसका वोट का हक भी छीना जाता है। शायद अगर वोट डालने दिया जाता तो ये टीएमसी को भी वोट डालता, लेकिन इन लोगों को वोट डालने नहीं दिया जाता। तो पहले बार उसको मौका मिल रहा है, चुनाव आयोग जो है इसका इंतजाम कर रहा है, तो किसको वोट डालेंगे? अगेंस्ट में ही वोट जाएगा ना। ठीक है सज्जन जी, डायमंड हार्बर मतलब जिसे कहते हैं ना, अपने डायमंड की तरह से अभिषेक इसको बिल्कुल संभाल के रखते हैं, और डायमंड की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने 2 दबंग भी वहां पर बैठा रखे हैं। तो उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी 2 सीटों में शायद सेंधमारी कर सकती है, एक आईएसएफ निकाल सकती है, और ये जो पूरा का पूरा किला है ममता दीदी का, ये इस पूरे रीजन का, उसमें सेंधमारी बीजेपी कर रही है। देखिए, जैसे इन्होंने जाधवपुर और उधर डायमंड हार्बर और मथुरापुर 3 लोकसभा का आप देख लें, तो इसमें जो जाधवपुर लोकसभा है उसमें इनकी बात सही है। सोनारपुर उत्तर, दक्षिण बेहालापुर पश्चिम में 1 सीट इधर कुछ आ सकती है। बाकी जैसे ही आप जाएं, अब कायदे के हिसाब से तो काकद्वीप, सागर, गोसाबा, ये सब सीटें तो बीजेपी को आनी चाहिए थे पहले भी। सबसे बड़ी बात वहां पे क्या है कि फियर फैक्टर, आज आपने देखा कि ये हो रहा है क्या, फाल्टा में फिर से इलेक्शन हो रहा है, फिर से पोलिंग हो रही है, और वहां पे स्थिति क्या है, वहां पे साइकोलॉजिकली जो हिंदू वोटर हैं, जो बीजेपी को देना चाहते हैं, एक तो हाई मुस्लिम परसेंटेज है, लेकिन मैं 3 सीटों का नाम ले रहा हूँ, गोसाबा, काकद्वीप और ये कुलतली, उसमें बावजूद उसके आप देखिएगा कि वहाँ पे एक फियर फैक्टर ये है कि आप देखिए सेकेंड फेज में इधर से पूरी की पूरी सिक्योरिटी पर्सनल थी, लेकिन अभिषेक बनर्जी क्या बोल रहे थे कि पिछली बार तो ये 2-4 सीटें हम हार गए हैं, हमने माफ कर दिया, बरार दे दी थी, इस बार तो मैं पर्सनली। वहां के वोटर्स में क्या है कि उसके दिमाग में एक रत्ती भी संदेह रहा कि ये सीट छोड़िए, कुछ भी हो जाए, दीदी कम हो जाए और टीएमसी आ गई, वो निकल के वोट नहीं करेगा कि सीआरपीएफ तो चला जाएगा, आप क्या करेंगे। इसलिए इस पूरे साउथ 24 परगना की 31 में 31 जीरो नहीं है, बट मुझे नहीं लगता है कि 6-7 से ज्यादा पे बेट करना चाहिए। कुछ फंसी हुई सीटें हैं, उसको लेके आप अगर बीजेपी के खाते में रखें तो बढ़ सकती है, बट 6 वो भी जाधवपुर लोकसभा में, बट उधर तो गोसाबा और काकद्वीप वगैरह की सीटें निकल जानी चाहिए डेमोग्राफी और सेंटीमेंट के हिसाब से। लेकिन मैं कह रहा हूं वहां पे जाके अगर आप पूछें लोगों से, वहां पे भी लोग आपको नहीं बताएंगे, या हो सकता है कि कितने भी इंतजाम किए गए वहां पे थ्रेट परसेप्शन इतना था नीचे से ऊपर तक का, मैं थोड़ा वहां पे बहुत होपफुल नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं था कि भाई सरकार में आ ही रही है बीजेपी, उसके बिना अगर टीएमसी आ गई तो फिर क्या होगा, उसके बिना आप डायमंड हार्बर और मथुरापुर लोकसभा में निकलेंगे नहीं वोट देने। और वहां पे क्लियर ये नहीं है, आप जो चीज कर रहे हैं कि भाई केंद्रीय वाहिनी है, वहां पे टीएमसी सोर्स जैमिंग ये करती है कि ये तो चली जाएगी, तो हम रहे हैं। सवाल है कि क्या आपके पास कार्यकर्ता है, क्या आपके पास संगठन है जो घर घर जाके बोले कि चिंता मत करो, मार खाएंगे पहले हम कहेंगे, नहीं है। तो आपको ये फियर फैक्टर साउथ 24 परगना में बिल्कुल फैक्टर इन करना होगा। यहां पे सेंटीमेंट है, बट सेंटीमेंट
और वोट, उसके बीच में फियर फैक्टर बहुत स्ट्रांगली वहां पे एंट्रेंस्ड। यानी कि ये जो किला भेदना है, अगर आपको ये पूरा का पूरा दक्षिण 24 परगना का डायमंड हार्बर प्रेसिडेंसी पूरा का जो इलाका है, अगर उसको आपको भेदना है तो आपका संगठन क्या इतना ताकतवर है, इतना बड़ा दबंग है कि बुली के आगे आपको बिग बुली आप हैं कि नहीं है, बन पा रहे हैं कि नहीं है, वो बड़ा फैक्टर एक प्ले करेगा। डेमोग्राफी से, हाई वोटर टर्नआउट से काम नहीं होगा। अब एक ओवरऑल पिक्चर ले लेते हैं। सज्जन जी, अभी भी आप उस पर हैं कि भाई कुछ भी हो सकता है, या नहीं? मुझे लग रहा है क्लोज कॉन्टेस्ट है, क्लोज कॉन्टेस्ट है, जो भी होगा बहुत कम मार्जिन से होगा। 3 नए नए सर्वे आ गए हैं, वो तो 190 पार पहुंचा रहे हैं। अभी भी कोई संशय है मन में? मतलब नहीं, मेरे मन में संशय इसलिए है कि मैं फियर फैक्टर बिल्कुल खत्म होता हुआ साउथ 24 परगना जैसे रीजन में या नॉर्थ उत्तर 24 परगना के बौशीरहाट वगैरह रीजन में मैं नहीं देख रहा हूं, वहां पे फियर फैक्टर रह गया। तो मेरे संदेह का कारण ये है, हो सकता है कि मतलब वो फियर फैक्टर को लांघ के भी लोग निकल गए हों, लेकिन मैं देख रहा हूं कि वहां पे लोगों ने वो फियर फैक्टर दिखा और उसके कारण बहुत सारा प्रो बीजेपी सेंटिमेंट कन्वर्ट होने से रुका होगा, ये मेरा मानना है। यानी सेंटिमेंट इनटू कन्वर्जन वो फियर फैक्टर की वजह से अभी भी 100% नहीं है, और इसीलिए आप कह रहे हैं कि अभी भी कांटे की लड़ाई हो सकती है। आप अपने 160 को नंबर बढ़ाना चाहेंगे मनोज जी? नहीं बढ़ाना चाहेंगे, लेकिन इस एरिया में मुझे लगता है सुधाशील जी ने इतनी मेहनत करके आपको नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो मुझसे कम दिए हैं इस एरिया में। अच्छा, मेरी 2 सीट तो उनसे बढ़ी रही है। मैं तो 7 से 9 भी जाने को तैयार हूं कि यहाँ पे जाएं, तो अब मैं क्या बताऊं। मुझे तो लगा कि शायद उनको बढ़ना चाहिए था, इस बार मैं आगे जा रहा हूं। अब जैसे क्या कठिनाई क्या है कि इसमें कोई भी ऐसी मार्जिनल सीट नहीं है जिसको लेकर आदमी कंफर्म हो कि नहीं यहाँ पे बीजेपी बहुत स्ट्रांग है। जो भी सीटें जीते 27,000 मिनिमम वहां पे वोट है कि जिससे उनकी जीत हुई है, ये एक बड़ा डर बना रहा। लेकिन मैं एक चीज सबसे पहले से जानना चाहता हूं कि पिछली बार से इस बार जो वहां पोल बढ़ा है, जो करीब करीब 16% के करीब बढ़ा है, ये पोल किसका बढ़ा है? एक चीज मैं जानना चाह रहा हूं। यदि ये लोगों का है कि लोग नहीं निकल रहे हैं, अब वोट करना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि जो ये लोग बढ़े हैं वो कौन लोग थे और उन्होंने पोल किया है कि नहीं किया? बिना पोल किए तो वोट नहीं बढ़ा होगा। आपका ठीक है, जो सज्जन जी को काउंटर भी कर रहा है कि भाई अगर डर लग रहा था, मन नहीं था, तो वोट देने ही नहीं चाहते। नहीं, अपना साउथ 24 परगना का वोटिंग परसेंटेज बाकी जिलों के तुलना में कम है। ठीक है, 1-2% कम है। ठीक है, पिछले बार के अपेक्षा अधिक है इस तो बार। हर जिले का एब्सोल्यूट नंबर वाला फैक्टर भी। चलिए सौरभ दत्ता जी, मैं समझता हूं एक फाइनल क्लोजिंग रिमार्क। हाँ, मैं समझता हूं कि डायमंड हार्बर का मॉडल इस बार कोयला हार्बर का मॉडल के हिसाब से साबित होगा। और फलता की जो सीट है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कल तक डिसीजन आएगा कि वो रद्द हो जाएगा। फलता का जो सीट की जो पोलिंग है वो रद्द होने वाला है और होगा वो। मैं समझता हूं कि भांगर के आसपास की जितने सारे एरिया हैं वहां पे आईएसएफ सेंधमारी करेगी, माइनॉरिटी वोट बैंक डिवाइड होगा। इसके चलते टीएमसी का नुकसान है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इस एरिया पे आप कितनी देखने सीट को दे रहे मिलेगा। हैं? मैं 10 से लेकर 12 दिया ठीक भारतीय है। जनता पार्टी को। प्रदर्शील घोष जी, फाइनल अभी भी आप अपना जो आपने फाइनल एग्जिट पोल के बाद भी एनालिसिस करने के बाद भी एक एक सीट पर जो कमल खिलाया है 190 के पार, पूरा बंगाल आपने भगवा कर दिया है, खुद भी भगवा हो गए हैं, तो अभी भी इस पे कायम है या कुछ हमारे 3 एक्सपर्ट्स ने जिन जिन सीटों पे संशय किया आपको रिवीजन करना चाहते हैं? नहीं, पहले बात तो है ये जो 190 का डेटा हमने दिया है ये मेरा कंजर्वेटिव डेटा है, क्योंकि पहले जो डेटा आया था ये और भी ज़्यादा था और मैं खुद चौंक गया था, इसलिए सेकंड राउंड किया और मेरे एग्जिट पोल देने में थोड़ा देर लग गया है इसके लिए। अच्छा। दूसरी बात है, यहाँ पर बंगाल में जो बात चल रहा है कि भाई हमको 148 चाहिए, हमको बस गवर्नमेंट फॉर्म करनी है, उसके ऊपर जो भी आएगा वो बोनस है। तो लोग 148 के नीचे 150 से नीचे तो देख ही नहीं रहा है। और जो भी आएगा, जब ये लहर बन जाएगा 12, साढ़े 12, 1 बजे तक, जब भाजपा का लीड देखते हुए चालू हो जाएगा तो टीएमसी वाले अपने आप मैदान खाली कर देंगे। उसके बाद नंबर कहाँ पर पहुँचेंगे कोई कुछ नहीं बोल सकता है। 190 तक बहुत छोटे लगेंगे, ऐसे भी सिचुएशन आ सकता है। 200 पार का चुनाव भी आप कह रहे हैं, और बंगाल के अगर इतिहास की बात करें तो वो जब भी किसी को अपनाता है तो तमाम इफ एंड बट के बावजूद एक तरफा अपनाता है, बम्पर दिल खोल के अपनाता है। पिछले नतीजे हमारे सामने ही हैं, तो देखते हैं कि क्या कुछ होगा। ज्यादा इंतजार नहीं है, बस 4 मई के लिए। आप सभी चर्चा में शामिल हुए, एक एक सीट का ये विश्लेषण किया हमारे दर्शकों के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।